वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम W.H. आर्डन की जिस पोइम को पढ़ेंगे उसका टॉपिक है एज़ आई वॉकड आउट वन इवनिंग, जब एक शाम मैं पैदल चल रहा था। ये पोइम 15 क्वाट्रेन्स पर कंसिस्टेड है। क्वाट्रेन 4 लाइन्स पर कंसिस्टेड स्टेंजा को कहते हैं। तो 15 क्वाट्रेन्स पर कंसिस्टेड होने की वजह से इस पोइम की टोटल लाइंस की स्ट्रेंथ है 60। पॉइंट कहता है एज़ आई वॉकड आउट वन इवनिंग, जब मैं एक शाम पैदल चल रहा था। वॉकिंग डाउन ब्रिस्टल स्ट्रीट, मैं ब्रिस्टल स्ट्रीट में नीचे पहुंच गया। द क्राउड्स अपॉन द पेवमेंट, तो सड़क के किनारे जो फुटपाथ थे वहाँ पर लोगों का बहुत ज़्यादा हजूम था। वर फील्ड्स ऑफ हार्वेस्ट वीट, और वो लोग यूं दिखाई दे रहे थे, उनका हजूम यूं महसूस हो रहा था जैसा कि गंदम के खेत में फसल को काट कर अनाज की शक्ल में ग्रोह दर ग्रोह जत्थों की शक्ल में जमा कर दिया गया हो। यानी कटाई के अमल के बाद जिस तरह से फसल को बांध कर गट्ठों की शक्ल में रख दिया जाए, इसी तरह से लोग हजूम दर हजूम आ रहे थे। यहाँ पर पॉइंट ने जो हार्वेस्ट का वर्ड यूज़ किया है, इसका मतलब है कि जिस तरह से फसल की कटाई का एक अमल वकूफ़ पज़ीर होता है, इसी तरह से इंसान की ज़िंदगी में इंसान चाहे ग्रोह की शक्ल में जहाँ मर्ज़ी आता जाता फिरे, जितनी मर्ज़ी अपनी ज़िंदगी की मसरूफ़ियात को बरकरार रखे, लेकिन मौत का एक वक्त मुतय्यन है। जिस तरह से फसल को पक जाने के बाद उसे काट दिया जाता है, इसी तरह से मौत का भी एक वक्त मुकर्रर है। जब इंसान इस दुनिया में अपना वक्त पूरा कर लेता है, उसके बाद मौत इंसान को इस दुनिया से, इस ज़िंदगी से उसका राब्ता मुकम्मल तौर पर मुनक़ते कर देती है। एंड डाउन बाय द ब्रिमिंग रिवर, और मैं किनारों तक लबरेज़ दरिया तक पहुँच गया। आई हर्ड अ लवर सिंग, और मैंने एक आशिक को, एक मुहिब को, एक मोहब्बत करने वाले को गीत गाते हुए सुना। अंडर एन आर्च ऑफ द रेलवे, जो रेलवे के नीचे एक जो महराबी शक्ल की दीवार थी, उस महराब के नीचे गीत गा रहा था। यानी ट्रेन जिस पुल के ऊपर से गुज़रती थी, उस पुल के नीचे महराब बने हुए थे। उस महराब के नीचे एक आशिक कोई गीत गुनगुना रहा था। अब उसके बाद अब आशिक जो है, एक लवर जो है, उसकी बात शुरू हो जाएगी। वो लवर का गीत क्या था? वो कहता है लव हैज़ नो एंडिंग, मोहब्बत की कोई हद नहीं है, मोहब्बत का कोई इख्तिताम नहीं है, मोहब्बत की कोई इंतहा नहीं है। आई विल लव यू, मैं तुमसे मोहब्बत करता रहूँगा। डियर, ए मेरी प्यारी। आई विल लव यू, मैं हमेशा तुमसे मोहब्बत करता रहूँगा। टिल चाइना एंड अफ्रीका मीट, यहाँ तक कि चीन और अफ्रीका आपस में मिल जाएं। यानी ये एक नामुमकिन काम है कि चीन और अफ्रीका आपस में कभी भी नहीं मिल सकते, ये एक नामुमकिन काम है। तो पॉइंट कहता है जब तक ये आपस में मिल नहीं जाते तो मैं उस वक्त तक तुमसे मोहब्बत करता रहूँगा। एंड द रिवर जंप्स ओवर द माउंटेन, जब तक इस दरिया की सतह इतनी बुलंद नहीं हो जाती कि यह दरिया छलांग लगाकर पहाड़ों पर चढ़ जाए। एंड द सैमन सिंग इन द स्ट्रीट, और ये पानी इतना ज़्यादा लबरेज़ हो जाए कि गलियां इस दरिया के पानी से लबरेज़ हो जाएं, और पानी के अंदर जो सामन मछलियां हैं वो पानी में गाना गाने की बजाय गलियों में आकर गीत गाना शुरू कर दें। तब तक मैं तुमसे मोहब्बत करता रहूँगा। यानी इस स्टैंजा में लवर ने 3 नामुमकिन कामों का जिक्र किया है। एक तो उसने कहा है कि जब तक चीन और अफ्रीका आपस में मिल नहीं जाते, और दूसरा उसने ये कहा है कि जब तक दरिया की सतह इतनी बुलंद नहीं हो जाती कि वो पहाड़ों तक पहुंच जाए, और तीसरी बात उसने ये कही है कि जब तक सामन मछलियाँ गलियों में आकर गीत गाना शुरू नहीं कर देती, तब तक ए मेरी महबूबा, ए मेरी बिलव्ड, मैं तुमसे मोहब्बत करता रहूँगा। आई विल लव यू टिल द ओशन, मैं उस वक्त तक तुमसे मोहब्बत करता रहूँगा जब तक कि समुंदर इज़ फोल्डेड, इसे लपेट ना दिया जाए। एंड हंग अप
टू ड्राई, और खुश्क होने के लिए लटका ना दिया जाए। यानी जब तक समुंदर के तमाम कतरे खुश्क ना हो जाएं और ये मुकम्मल तौर पर खुश्क हो जाने के बाद लपेट दिया जाए और इसे खुश्क होने के लिए रख दिया जाए, तब तक मैं तुमसे मोहब्बत करता रहूँगा। ये उससे चौथा एक नामुमकिन काम हमारे सामने बयान किया है। एंड द 7 स्टार्स गो स्क्वाकिंग, और जब तक 7 सितारे जो हैं वो बुलंदो बाला आवाज़ से चीखो पकार शुरू नहीं कर देते। यहाँ 7 स्टार्स से मुराद प्लाइडिस है। प्लाइडिस का मतलब है 7 स्टार्स का एक ग्रुप। ये एक ग्रीक माइथोलॉजी से लिया गया रेफरेंस है, यानी ये 7 डॉटर्स थीं जो कि एटलस की थी। उन एटलस की 7 डॉटर्स का ग्रीक रेफरेंस यूज़ करते हुए पोइट ने 7 स्टार्स का जिक्र किया है कि जब तक ये जो 7 सितारे हैं ये बुलंदो बाला आवाज़ से चीखो पकार शुरू नहीं कर देते, लाइक गीज़ की तरह। गीज़ जो है ये गूज़ का प्लूरल है, इसका मतलब है हंस, अबाउट द स्काई। जब तक ये 7 सितारों का जो ग्रोह है ये आसमानों में हंस की मानिंद ऊंची आवाज़ में चीखो पुकार शुरू नहीं कर देता, तब तक मैं तुमसे मोहब्बत करता रहूँगा। अब तक जो लवर है उसने 5 नामुमकिन कामों का जिक्र किया है कि जब तक ये काम नहीं हो जाते मैं तुमसे मोहब्बत करता रहूँगा। पहला काम चाइना और अफ्रीका का मिलना है। दूसरा दरियाओं की सतह का बुलंद होकर पहाड़ों तक पहुँचना है। तीसरा सामन मछलियों का गलियों में गीत गाना है। और चौथा काम समुद्रों की सतह का खुश्क हो जाना है और इनको लपेट कर खुश्क होने के लिए रख देना है। और उसके बाद जो 5वां नामुमकिन काम है वो 7 सितारों के ग्रोह का चीखो पुकार करना है और हंस की तरह आसमानों तक बुलंद होकर आहो बका करना है। द ईयर्स शैल रन लाइक रैबिट्स, साल खरगोशों की तरह भागते हैं। यानी इसका मतलब ये है कि मोहब्बत करने का अमल इतना दिलफरेब है, इतना लजीज है कि इस दौरान इंसान को वक्त का पता नहीं चलता। इंसान ज़मान व मकान यानी टाइम एंड स्पेस से मुकम्मल तौर पर आउट हो जाता है। यानी खुशी के लम्हात बड़ी तेज़ी से रन कर जाते हैं, बड़ी तेज़ी से भाग जाते हैं। फार इन माई आर्म्स आई होल्ड, क्योंकि मैंने अपनी बाहों में थामा हुआ है द फ्लावर ऑफ द एजिज़, तमाम ज़मानों के फूल को। अब तमाम ज़मानों के जो फूल है इससे मुराद उसकी बिलव्ड है। वो कहता है कि ए मेरी बिलव्ड, जब मैं तुम्हें अपनी बाहों में थाम लेता हूँ तो वक्त इतनी तेज़ी से गुज़र जाता है कि पता ही नहीं चलता कि कितना वक्त गुज़र गया है। एंड द फर्स्ट लव ऑफ द वर्ल्ड, और हमारी मोहब्बत यूँ महसूस होती है जैसा कि ये दुनिया की पहली मोहब्बत हो। यानी ये अपनी तमाम रंगीनियाँ और तमाम रानाइयाँ अपने अंदर समो लेती है। इसलिए जो वक्त है वो खरगोशों की तरह बड़ी तेज़ी से गुज़र जाता है और तुम्हारे जाने के बाद एहसास हो जाता है कि वक्त कितनी तेज़ी से बीत गया। बट मगर ऑल द क्लॉक्स इन द सिटी, इस शहर के जितने भी क्लॉक हैं, इस शहर की जितनी भी घड़ियां हैं, बिगेन टू व्हर एंड चाइम। व्हर का मतलब है गर्दिशी हरकत करना, यानी दायरे की शक्ल में घूमना, एंड चाइम और हम आहंग आवाज़ पैदा करना। यानी घड़ियों की जब सुइयाँ घूमती हैं उस गर्दिश से एक हम आहंग किस्म की आवाज़ पैदा होना शुरू हो जाती है। लेकिन कहता है कि जब मैं घड़ी की जानिब देखता हूँ तो उसकी सुइयाँ महवे गर्दिश होती हैं और इससे एक हम आहंग किस्म की आवाज़ पैदा होती है। ओ लेट नॉट टाइम डिसीव यू, वक्त के धोखे में मत आना। वक्त को ये इजाज़त मत दो कि वो तुम्हें धोखा दे सके। वक्त के बहकावे में मत आना। यू कैन नॉट कंकर टाइम, क्योंकि तुम वक्त पर फतह नहीं पा सकते, क्योंकि वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, यानी वक्त जो है वो किसी का भी इंतज़ार नहीं करता। इसलिए इंसान वक्त पर कभी भी फतह हासिल नहीं कर सकता। वक्त ने हमेशा गुजर ही जाना होता है। इन द बरोज़ ऑफ द नाइटमेयर, बरोज़ का मतलब है बिल और नाइटमेयर का मतलब है डरावना ख्वाब। यानी डरावने ख्वाब के बिल में वेयर जस्टिस नेकेड इज़, जहाँ पर इंसाफ बरहना है, इंसाफ उरियां है। नेकेड का मतलब है विदाउट ड्रेस होना, यानी उरियां होना, बिल्कुल बेहिजाब बेनकाब होना, ओपन होना। यानी उसने कहा है कि डरावने ख्वाब के बिल में इंसाफ बिल्कुल उरियां है, वाज़े है, यानी हर किसी के लिए मुसावी है।
टाइम वॉचिज़ फ्रॉम द शेडो, और जो वक्त है वो साए में से झांकता है। एंड कफ्स, और वो हल्की सी खांसी करता है। व्हेन यू वुड किस, जब तुम बोसा लेते हो। जब दो आशिक एक दूसरे का बोसा ले रहे होते हैं तो उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं होता कि वक्त कितनी तेज़ी से गुज़र रहा है, लेकिन अचानक वक्त खांसी कर देता है, यानी वक्त उन्हें डिस्टर्ब करता है, वक्त गुज़र जाता है, उनकी जो मुलाकात का वक्त था वो पूरा हो जाता है। इससे उन्हें यूं ही महसूस होता है जैसा कि किसी ने खांसी ले ली हो। यानी जब कोई खांसी करता है तो हमें उसकी आवाज़ बदनुमा महसूस होती है। तो जब वक्त ख़त्म हो जाता है और घड़ी की सुइयाँ बताती हैं कि अब तुम्हारी मुलाकात का वक्त गुज़र गया है, तो वो इस कदर बदनुमा महसूस होता है जैसा कि किसी ने खांसी की हो। इन हेडेक यानी सर दर्द में, एंड इन वरी और परेशानियों में, वागली गैर वाज़े तौर पर, लाइफ लीक्स अवे हमारी ज़िंदगी बीत जाती है। हमारी जो ज़िंदगी का वक्त है वो गैर वाज़े तौर पर हमारी सर दर्द और परेशानियों में ही गुज़र जाता है। एंड टाइम विल हैव हिज फैंसी, और जो वक्त है वो अपना तसव्वुर टुमारो और टुडे, आज और कल के दरमियान रखता है। यानी जब हम वक्त को देखते हैं तो हमने इसके कुछ पैमाने बनाए हुए हैं जिसमें हमारे अयाम और महीने और साल होते हैं। यानी हम वक्त को आज और कल के तनाजुर में देखते हैं, यानी हमने वक्त के कुछ पैमाने बनाए हुए हैं। इनटू मैनी अ ग्रीन वैली, यानी बहुत सी सरसब्ज़ व शादाब वादियों में, ड्रिफ्ट्स का मतलब है बहाव। द अपैलिंग स्नो, अपैलिंग का मतलब है खौफज़दा कर देने वाली, यानी जो बर्फ़ है उसका बहाव खौफज़दा कर देने वाला है। यानी इसका मतलब है कि सरसब्ज़ व शादाब वादियों में भी एक वक्त ऐसा आता है जब उन पर बर्फ़ जम जाती है और उसका जो सब्ज़ा और शादाबी है वो मांद पड़ जाती है। इसी तरह से इंसान की जवानी, इंसान का जोबन चाहे जितना मर्ज़ी हसीन व जमील हो, जितना मर्ज़ी सरसब्ज़ व शादाब हो, लेकिन जब मौत का वक्त आता है तो वो इसको मुकम्मल तौर पर सफ़ेद कर देती है। मौत एक सदमोहरी की तरह आती है और इंसान की तरोताज़गी और शादाबी को ख़त्म कर देती है। टाइम ब्रेक्स द थ्रेडेड डांसेस, यानी वक्त जो है वो लोगों के रक्स को, ख्वाह वो रक्स करने वाले कितने मर्ज़ी एक्सपर्ट क्यों ना हो, जितने मर्ज़ी माहिर क्यों ना हो, लेकिन जब उनकी मौत का वक्त आता है तो उनके जो रक्स हैं उनको वो ख़त्म कर देता है। एंड द डाइवर्स ब्रिलियंट बॉ, और गोता लगाने वाले ख्वाह जितने मर्ज़ी एक्सपर्ट या माहिर क्यों ना हो, लेकिन जब वक्त गुज़रता है तो उनकी गोताज़नी का जो फ़न है वो ख़त्म हो जाता है। यानी वक्त हर चीज़ को तब्दील कर देता है। ख्वाह इंसान कितना ही एक्सपर्ट डांसर या कितना ही एक्सपर्ट डाइवर यानी गोताखोर क्यों ना हो, लेकिन जब वक्त गुज़र जाता है तो ये तमाम जो फ़नून हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। तो प्लंज योर हैंड्स इन वाटर, इसलिए अपने हाथों को पानी में गोताज़न करो, पानी में डबो कर देखो। प्लंज देम इन अप टू द रिस्ट, और अपनी कलाई तक अपने हाथ को पानी में डबो दो। स्टेयर, और गौर से देखो। इन द बेसिन, उस बर्तन में। एंड वंडर, और हैरान हो जाओ। व्हाट यू हैव मिस्ड, कि तुमने किस चीज़ को मिस कर दिया, कौन सा मौका ऐसा था जो तुमने खो दिया, गंवा दिया। द ग्लेशियर नॉक्स इन द कपबोर्ड, और जो ग्लेशियर है यानी जो बर्फ़ की एक शीट है वो जब तुम्हारी अलमारियों के साथ टकराती है। द डेजर्ट साइज़ इन द बेड, और तुम्हारे बिस्तरों में सहरा सिसकियाँ लेता है, ठंडी आहें भरता है। एंड द क्रैक इन द टी कप ओपन्स, और जब तुम्हारी चाय के कप में ओपन्स अ लेन, एक रास्ता खुल जाता है टू द लैंड ऑफ द डेड, जो कि मौत की वादी की तरफ जाता है। यानी इसका मतलब ये है कि किसी भी चीज़ को दवाम हासिल नहीं है। हमारी जो कप बोर्ड है यानी जो हमारी अलमारियां हैं जिन्हें हम बड़ी उम्मीदों से लेकर आते हैं, एक वक्त आता है उस पर भी बर्फ़ जम जाती है, यानी वो ग्लेशियर के साथ टकरा जाती हैं, यानी वो भी नाकारा हो जाती हैं। और इसी तरह से जो हमारा बिस्तर है उस पर भी सहरा सिसकियाँ लेते हैं, आहें भरते हैं, यानी वो भी बिल्कुल नाकारा बिस्तर हो जाता है। और जो हमारा जो कप है वो पहले हल्का सा टूटता है, उस पर एक दरार पड़ती है, उसके बाद वो मुकम्मल तौर पर टूट जाता है। यानी इसका मतलब ये है कि दुनिया में किसी भी चीज़ को दवाम हासिल नहीं है। हर चीज़ ने जो नई है उसने पुरानी होना है और आखिरकार उसने बोसीदा होकर ख़त्म हो जाना है। हमारी अलमारियाँ भी
एक वक्त आता है जो नई थी वो तबाह हो जाती हैं और हमारी आरामगाहें जो हैं वो भी नेस्त व नाबूद हो जाती हैं। और एक बर्तन जो कि हम नया लेकर आते हैं उसमें पहले एक हल्का सा क्रैक आता है, एक हल्की सी दरार आती है, उसके बाद वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाता है। इसी तरह से अगर चीज़ों को दुआम नहीं है तो इंसान को दुआम किस तरह हासिल हो सकता है। इंसान जब इस दुनिया में अपना वक्त पूरा कर लेता है तो उसके बाद उसे डेथ की तरफ जाना ही पड़ता है। वेयर द बेगर्स रैफल द बैंक नोट्स, अगर जो भिखारी हैं उनके हाथों में बैंक नोट्स यानी रुपया पैसा आ जाए, उनके हाथों में नोट करेंसी नोट आ जाएं, तो इससे क्या होता है, एंड द जाइंट इज़ एन्चांटिंग टू जैक, और वक्त यानी वो कहना ये चाहता है कि वक्त हर चीज़ को तब्दील कर सकता है। एक वक्त ऐसा होता है कि एक इंसान बैगर यानी भिखारी होता है, लेकिन अगर वक्त बदल जाए, तब्दील हो जाए, तो उसी फ़कीर के हाथों में बहुत से रुपया और बहुत सी करेंसी आ जाती है। एंड द जाइंट इज़ एन्चांटिंग टू जैक, और जो जाइंट है वो जैक पर जादू कर सकता है, उसे मशहूर कर सकता है। ये दो मुख्तलिफ कैरेक्टर्स हैं, एक जाइंट और दूसरा जैक। ये दोनों जैक एंड द बीन स्टॉक से लिए गए हैं, जिसमें ये दोनों दुश्मन थे, लेकिन वो कहता है कि वक्त ऐसा आ जाता है कि दुश्मन दोस्त बन सकते हैं, एक दूसरे को मशहूर कर सकते हैं, एक दूसरे पर जादू कर सकते हैं। एंड द लिली वाइट बॉय इज़ आ रोरर, लिली वाइट बॉय जो है ये भी एक कैरेक्टर है जो कि ग्रीन ग्रो द रशीज़ से लिया गया है। इसमें वो कहता है कि जिस तरह से एक लिली वाइट बॉय जो है वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट था, लेकिन एक वक्त आ सकता है कि वो भी रोरर हो जाए, यानी शेर की तरह धाड़ने वाला बन सकता है। एंड जिल गोज़ डाउन ऑन हर बैक, और जिल जो है ये जैक एंड जिल में से कैरेक्टर लिया गया है जो कि बहुत इनोसेंट थी। उसने कहा है कि जिल जो है ये उस पोएम में तो इसका बचपना था, लेकिन अब उसका बचपन चला गया है, अब उस पर भी यूथ एज आ गई है। यानी उसका मतलब ये है कि हर चीज़ वक्त के साथ बदल जाती है। जिस तरह से उसने 4 एग्जांपल्स दी हैं, उसने कहा है कि एक फ़कीर अमीर हो सकता है, जो जाइंट और जैक हैं ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे लेकिन ये दोस्त हो सकते हैं, और जो लिली है वो पहले इनोसेंट था लेकिन वो भी रोरर यानी बहादुर हो सकता है और शेर की तरह धाड़ सकता है, और जिल जिस पर बचपन था वो अब जवानी के अमल में चला गया है। यानी उसका मतलब है कि हर चीज़ वक्त के साथ साथ तब्दील हो जाती है। ओ लुक इन द मिरर, अब आईने में देखो, ओ लुक इन योर डिस्ट्रेस, और अपनी बदहाली को देखो। लाइफ रिमेन्स अ ब्लेसिंग, ज़िंदगी जो है वो अभी भी तुम्हारे लिए एक नेमत है। ऑल्दो यू कैन नॉट ब्लेस, अगरचे तुम इस ज़िंदगी को तो नेमत से सरफराज नहीं कर सकते, लेकिन इसके बावजूद ये ज़िंदगी तुम्हें बहुत सी नेमतों से सरफराज करती है। ओ स्टैंड एट द विंडो, अब तुम खिड़की पर खड़े हो जाओ। एंड द टीयर्स स्कार्ड, और अपने आंसुओं से धो लो। एंड स्टार्ट, और शुरू कर दो। यू शैल लव योर क्रोक्ड नेबर, तो तुम अपने जो मुड़ी हुई कमर वाले हमसाए हैं इससे मोहब्बत करोगे। विद योर क्रूक्ड हार्ट, अपने मुड़े हुए बलदार दिल के साथ। यानी अगर तुम्हारा हमसाया बुरा भी है तो तुम्हें चाहिए कि तुम उसके साथ नरमी से और शफकत से पेश आओ। उसके बाद लास्ट स्टैंजा में पॉइंट कहता है, इट वॉज लेट इन द इवनिंग, शाम के वक़्त मुझे बहुत ज़्यादा देर हो गई थी। द लवर्स दे वर गॉन, और जो आशिक थे वो भी जा चुके थे। द क्लॉक्स हैड सीज्ड देयर चाइमिंग, और जो क्लॉक थे उसने अपनी टिक टिक की आवाज़ पैदा करना ख़त्म कर दिया था। एंड द डीप रिवर्स रैन ऑन, लेकिन फिर भी जो गहरे दरिया थे उनका बहाव मसलसल जारी था। यानी वो कहना ये चाहता है कि दुनिया में बहुत से आशिक आते हैं जो मोहब्बत का दावा करते हैं और वो ये कहते हैं कि हम हमेशा मोहब्बत करते रहेंगे, लेकिन एक ऐसा वक्त आता है कि उनकी ज़िंदगी तमाम हो जाती है और वो इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। उनके साथ ही उनका इश्क, उनकी मोहब्बत भी रुखसत हो जाती है। और उसके बाद उसने कहा है कि अगर क्लॉक की सुइयाँ, घड़ियों की जो सुइयाँ हैं वो टिक टिक करना बंद भी कर जाएं तो इससे वक्त कभी भी नहीं रुकेगा। वक्त का बहाव हमेशा जारी व सारी रहेगा। यानी वक्त का गुज़रना, वक्त का बहाव जो है वो दुनियावी हिसाब व किताब और हमारी जो इंसानी कैलकुलेशन है इससे बालातर है। हम वक्त को कभी भी किसी भी सूरत में रोक नहीं पाते। इसके बरक्स हमारी ज़िंदगियाँ ख़त्म हो जाती हैं क्योंकि हम फ़ानी हैं, हम आर्जी हैं, हम फ़ना हो जाते हैं। लेकिन टाइम जो है ये लाफानी चीज़ है, ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा।
इस पोएम का इंट्रोडक्शन, ग्लॉसरी, ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन को देखने के बाद अब हम आते हैं इस पोएम में यूज़ होने वाली फिगर्स ऑफ स्पीच या लिटरेरी डिवाइसेस की जानिब। सबसे पहले हम देखेंगे इस पोएम की राइम स्कीम। इस पोएम के तमाम स्टैंजास में सेम राइम स्कीम यूज़ हुई है, यानी ABCB। इसका मतलब है कि तमाम स्टैंजास में फर्स्ट और थर्ड लाइंस आपस में राइम्ड नहीं हैं, जबकि सेकंड और फोर्थ लाइंस आपस में राइम्ड हैं। जैसा कि फर्स्ट स्टैंजा की सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड है स्ट्रीट और फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड है वीट, स्ट्रीट वीट। इसी तरह से नेक्स्ट स्टैंजा में सिंग, एंडिंग, नेक्स्ट मीट, स्ट्रीट, ड्राई, स्काई, होल्ड, वर्ल्ड, चाइम, टाइम, इज, किस, अवे, डे, स्नो, बाउ, रिस्ट, मिस्ट, बेड, डेड, जैक, बैक, डिस्ट्रेस, ब्लेस, स्टार्ट, हार्ट, गोन, ऑन। ये थी इस पोएम की राइम स्कीम, यानी ABCB। नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब है बिगनिंग ऑफ टू और मोर देन टू वर्ड्स इन द सेम लाइन विद द सेम लेटर और साउंड, यानी एक ही लाइन में दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का एक ही हरफ या एक ही आवाज़ से शुरू होना। जैसा कि लाइन नंबर 4 में वर और वीट, ये दोनों वर्ड्स W से स्टार्ट हो रहे हैं। उसके बाद लाइन नंबर 5 में बाय, ब्रिमिंग, लाइन नंबर 12 में सामन, सिंग, स्ट्रीट, लाइन नंबर 15 में 7, स्टार्स, स्क्वाकिंग, लाइन नंबर 17 में रन, रैबिट्स, लाइन नंबर 40 में वंडर, वॉट, लाइन नंबर 43 में क्रैक, कप, लाइन नंबर 44 में लेन, लैंड, लाइन नंबर 45 में बेगर्स, बैंक नोट्स, लाइन नंबर 60 में रिवर, रैन। नेक्स्ट है कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स का मतलब है यूज़ ऑफ सेम कॉन्सोनेंट लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही कॉन्सोनेंट लेटर का इस्तेमाल करना। जैसा कि लाइन नंबर 12 में सामन और सिंग, इन दोनों वर्ड्स में N और S लेटर्स यूज़ हुए हैं जो कि कॉन्सोनेंट हैं। उसके बाद लाइन नंबर 54 में एज, टीयर्स, लाइन नंबर 55 में योर, नेबर, लाइन नंबर 60 में रैन, ऑन। नेक्स्ट है एसोनेंस। एसोनेंस का मतलब है यूज़ ऑफ सेम वावल लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही वावल लेटर का इस्तेमाल करना। जैसा कि लाइन नंबर 7 में एन, आर्च, ये दोनों वर्ड्स ए लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं जो कि वावल है। उसके बाद लाइन नंबर 5 में ब्रिमिंग, रिवर, लाइन नंबर 10 में चाइना, अफ्रीका, लाइन नंबर 14 में हंग, अप। नेक्स्ट है एंजम्मेंट। एंजम्मेंट का मतलब है कि अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना हो, बल्कि इसके लिए नेक्स्ट लाइन की सपोर्ट की ज़रूरत हो, तो ऐसी लाइन को रन ऑन लाइन कहते हैं और इस टेक्निक को एंजम्मेंट कहते हैं। इसके बरक्स अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए तो ऐसी लाइन को एंड स्टॉप लाइन कहते हैं। अब हम आते हैं वापस एंजम्मेंट की जानिब। इस पोइम की लाइन नंबर 3 एक रन ऑन लाइन है जिसमें वो कहते हैं द क्राउड्स अपॉन द पेवमेंट, यानी फुटपाथ पर लोगों का जो हजूम था। अब उस हजूम को क्या था वो लाइन नंबर 4 भी बयान करता है। और फील्ड्स ऑफ हार्वेस्ट वीट, वो हजूम अनाज के खेतों की मानिंद दिखाई देता था। उसके बाद लाइन नंबर 9 भी एक रन ऑन लाइन है जिसमें वो कहता है आई विल लव यू डियर, आई विल लव यू, मैं तुमसे मोहब्बत करता रहूँगा कब तक, टिल चाइना एंड अफ्रीका मीट, जब तक चीन और अफ्रीका मिल नहीं जाते। नेक्स्ट है सिमिली। सिमिली का मतलब है टू कंपेयर टू डिफरेंट थिंग्स ऑन द बेस ऑफ सेम ट्रेड्स, यानी एक जैसी खसूसियात की बिना पर तो मुख्तलिफ चीज़ों का मुआवजा करना। जैसा कि इस पोइम के लाइन नंबर 15 और 16 में वो कहता है एंड द 7 स्टार्स गो स्क्वाकिंग लाइक गीज अबाउट द स्काई, यानी वो 7 स्टार्स को गीज के साथ कंपेयर कर रहा है। उसके बाद लाइन नंबर 17 में वो कहता है द ईयर्स शैल रन लाइक रैबिट्स, यानी वो सालों के गुजरने को खरगोश के साथ कंपेयर कर रहा है। नेक्स्ट है मेटाफर। मेटाफर का मतलब है कि किसी चीज़ की क्वालिटी की बेस पर उसको उस चीज़ से बेटर या वर्स चीज़ डिक्लेयर कर देना। जैसा कि लाइन नंबर 3 को अगर हम देखें तो उसमें वो कहता है द क्राउड्स अपॉन द पेवमेंट फॉर फील्ड्स ऑफ हार्वेस्ट वीट, यानी वो जो लोगों का ग्रोह है उसे वो कटी हुई फसल डिक्लेयर कर रहा है। उसके बाद लाइन नंबर 18 से 20 तक अगर हम देखें तो इसमें वो कहता है फॉर इन माई आर्म्स आई होल्ड द फ्लावर ऑफ द एजिज, यानी वो अपनी बिलवर्ड को फ्लावर ऑफ एजिज डिक्लेयर कर रहा है।
और वो कहता है एंड द फर्स्ट लव ऑफ द वर्ल्ड, और वो अपने मोहब्बत को दुनिया की पहली मोहब्बत डिक्लेयर कर रहा है। नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब है टू गिव ह्यूमन ट्रेट्स टू द नॉन लिविंग थिंग्स, यानी बेजान चीज़ों को जानदारों या इंसानों की खसूसियात अता करना। जैसा कि लाइन नंबर 11 में वो कहता है एंड द रिवर जंप्स ओवर द माउंटेन। अब जंप करना, छलांग लगाना, ये एक ह्यूमन ट्रेट है जो कि उसने रिवर को दे दी है, तो इस तरह से उसने रिवर को पर्सोनिफाई किया है। उसके बाद लाइन नंबर 15 में वो कहता है एंड द 7 स्टार्स गो स्क्वाकिंग। अब स्क्वाक करना, चीखो पुकार करना, ये भी ह्यूमन ट्रेट है जो कि उसने 7 स्टार्स को दे दी है, तो इस तरह से उसने 7 स्टार्स को पर्सोनिफाई किया है। उसके बाद लाइन नंबर 17 में वो कहता है द ईयर्स शैल रन लाइक रैबिट्स। जो साल हैं वो भागेंगे। अब रनिंग करना, भागना एक ह्यूमन ट्रेट है जो कि उसने ईयर्स को दे दी है, इस तरह से उसने ईयर्स को पर्सोनिफाई किया है। उसके बाद लाइन नंबर 26 से लेकर 28 तक अगर हम देखें तो उसमें वो कहते हैं वेयर जस्टिस नेकेड इज़ टाइम वॉचेस फ्रॉम द शेडो एंड कफ्स, यानी उसने कहा है कि जो वक्त है वो बिल्कुल उरियां है, और उसके बाद उसने कहा है कि वक्त जो है वो गौर से देखता है और खांसी करता है। ये ह्यूमन ट्रेट्स हैं जो कि उसने जस्टिस और टाइम को दे दी हैं। उसके बाद लाइन नंबर 41 और 42 को अगर हम देखें तो इसमें वो कहता है द ग्लेशियर नॉक्स इन द कपबोर्ड। अब नॉक करना, खटखटाना, ये एक ह्यूमन ट्रेट है जो कि उसने ग्लेशियर को दे दी है। उसके बाद वो कहता है द डेजर्ट साइज इन द बेड। अब साए करना, ठंडी आहें बनना, ये एक ह्यूमन ट्रेट है जो कि उसने डेजर्ट को दे दी है, तो इस तरह से उसने डेजर्ट को पर्सोनिफाई किया है। नेक्स्ट है एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी का मतलब है किसी को डायरेक्ट एड्रेस करना, मुखातब करना। इस पोइम की लाइन नंबर 9 और 10 में अगर हम देखें तो वह कहता है आई लव यू डियर, आई लव यू, यानी वो अपनी बिलवड को मुखातब करते हुए कहता है कि जब तक चीन और अफ्रीका मिल नहीं जाते मैं तुमसे मोहब्बत करता रहूँगा। नेक्स्ट है एनाफोरा। एनाफोरा का मतलब है बिगिनिंग ऑफ 2 और मोर देन 2 लाइन्स विद द सेम वर्ड, यानी 2 या 2 से ज़्यादा लाइनों का एक ही लफ्ज़ से शुरू होना। जैसा कि इस पोइम की लाइन नंबर 11 और 12 एंड द इन वर्ड से स्टार्ट हो रही हैं। उसके बाद लाइन नंबर 46, 7 और 48 ये तीनों लाइन्स एंड से स्टार्ट हो रही हैं। नेक्स्ट है एलुजन। एलुजन का मतलब है रेफरेंस या हवाला। इस पोइम की लाइन नंबर 2 में उसने ब्रिस्टल स्ट्रीट का रेफरेंस यूज़ किया है। उसके बाद लाइन नंबर 10 में चाइना और अफ्रीका का एलुजन यूज़ हुआ है। उसके बाद लाइन नंबर 15 को अगर हम देखें तो इसमें 7 स्टार्स का एलुजन यूज़ हुआ है। उसके बाद लाइन नंबर 46 को अगर हम देखें तो इसमें जाइंट और जैक का एलुजन यूज़ किया गया है। लाइन नंबर 47 को अगर हम देखें तो इसमें लिली वाइट बॉय का, और लाइन नंबर 48 को अगर हम देखें तो इसमें जिल का एलुजन यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है इमेजेस। इमेजेस ऐसे वर्ड्स को कहते हैं जो कि हमारी सेंस ऑफ साइट यानी हमारे देखने की हिस्स को अपील करते हों, जैसा कि ब्रिस्टल स्ट्रीट, क्राउड्स, पेवमेंट, फील्ड्स, वीट, ब्रिमिंग रिवर, आर्च ऑफ द रेलवे, रिवर, माउंटेन, सामन, स्ट्रीट, ओशन, स्टार्स, गीज, स्काई, रैबिट्स, फ्लावर्स, क्लॉक्स, ग्रीन वैली, हैंड्स, वाटर, बेसिन, बेड, कप, प्लेन, बेगर्स, जाइंट, लिली, मिरर, विंडो, हार्ट, डीप रिवर। नेक्स्ट है ओनोमेटोपिया। ओनोमेटोपिया का मतलब है ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करना जो कि हमारी सेंस ऑफ हेयरिंग को यानी हमारी सुनने की हिस्स को अपील करते हों, जैसा कि लाइन नंबर 12 में वो कहता है एंड द सैमन सिंग इन द स्ट्रीट, यानी जब वो जो सामन मछलियाँ हैं वो गलियों में गीत गाएंगी। उसके बाद लाइन नंबर 21 में वो कहता है बट ऑल द क्लॉक्स इन द सिटी बिगेन टू वर्ड एंड चाइम। नेक्स्ट है हाइपरबॉल। हाइपरबॉल का मतलब है किसी चीज़ को अप्रिशिएट करने के लिए बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करना, यानी किसी चीज़ की तारीफ़ व तहसीन करने के लिए बहुत ज़्यादा मुबालगा आराई से काम लेना। इस पॉइंट को अगर हम देखें तो इसमें उसने बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट किया है, जैसा कि वो कहता है कि मैं तुमसे उस वक़्त तक मोहब्बत करता रहूँगा जब तक चाइना और अफ्रीका आपस में मिल नहीं जाते, दरिया हैं वो पहाड़ों तक नहीं पहुंच जाते, और सामन मछलियां गलियों में गीत शुरू नहीं कर देती, और समुंदर खुश्क नहीं हो जाता, और जो 7 सितारे हैं वो गीज़ की तरह ऊंची आवाज़ में चीखो पुकार करना शुरू नहीं कर देते। इस तरह से उसने बहुत ज़्यादा हाइपरबॉल का यूज़ किया है अपनी मोहब्बत को शो करने के लिए। उसके बाद अगर हम इस पोइम के थीम को देखें तो इसमें यही उसने हमें समझाने की कोशिश की है कि हर चीज़ फ़ानी है, हर चीज़ को फ़ना है, लेकिन वक्त एक ऐसी चीज़ है जो कि अपने बहाव में बहता रहता है, उसको कभी भी फ़ना नहीं आएगा और वो कभी भी रुकेगा नहीं। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।